ये एक स्टूपिड परिंदा है क्या है। वो आंखें छोटी करके बगौर कशमाला के तासरात का जायज़ा ले रहा था। वो उलझी हुई लग रही थी। वो परिंदा ड्राइववे के ऊपर से उड़ता हुआ गेट पर बैठा। इसके बैठने से पहले वहाँ खून नहीं था। हो सकता है परिंदा ज़ख्मी हो। ऐसी सूरत में गेट पर भी खून होना चाहिए था, जबकि गेट साफ था। आपने कभी लाहौर में इस शक्ल और साइज़ का परिंदा देखा है? मैंने नहीं देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सामने वालों के कैमरे की फ़ुटेज किसी ने एडिट कर दी है। इसे अंदाज़ा होगा कि हम फ़ुटेज दे सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। या फिर वो खंखारा। ये परिंदा परिंदा नहीं है, कोई और चीज़ है। कैफ वो बेयकीनी और फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम ऐसी बातों पर यकीन रखते हो? कैफ ने एक लम्हे के लिए जवाब नहीं दिया। बहुत सा थूक निकला। गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई। ऐसी बातों पर कौन यकीन रखता है? वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया। मैं तो वैसे ही एक बात कह रहा था। इश्माला ने गहरी सांस खारिज की। वही मैं कहूँ, तुम तो माही की तरह बातें करने लगे हो, इतने पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव हो के। आपकी बहन को लगता है ये सब जादू जिन्नात वगैरह हैं? कैफ चौंका, मगर अंदाज सरसरी था। वो किचन सिंक से टेक लगा के खड़ी होगी, बाजू सीने पर लपेट ली। अब मनी प्लांट की बेलों से ढकी खिड़की उसकी पुष्प पर थी। उसके ढीले जोड़े से चंद लटे पुरसोच चेहरे के अतराफ में गिर रही थी। मेरे गार्ड्स इसी वजह से जॉब छोड़ देते हैं। इनको लगता है ये सब जिन्नात वगैरह हैं, हालांकि मुझे यकीन है ये कोई इंसान है। वो सादा अंदाज में कह रही थी, ना कोई डर ना खौफ। मैं इन वहमों में नहीं पड़ती। हाँ, मैं मानती हूँ जिन्नात होते हैं, मैंने कुरान पढ़ रखा है, जादू भी होता है, लेकिन जिन्नात की अलग दुनिया है और हमारी दुनिया में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो हर परेशानी को जादू या नज़र का नाम दे देते हैं। कुछ मुसीबतें इंसान लाते हैं, कुछ किस्मत से आती हैं। मेरा ताक़ुबकार इंसान ही है। उस दिन लिफ्ट में जिसने मुझ पर हमला किया वो इंसान था। माहिर फरीद का लेटर कोई जादुई चीज़ नहीं था। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बहरहाल अब कैमरे लग चुके हैं, दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हम उसको पकड़ लेंगे। उसका अंदाज आम सा था। कशमाला टेक छोड़ के सीधी हुई और आंखों में शदीद बरहमी लिए कैफ को देखा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन से ज़हीर मुझे कॉल कर रहा है। उसे किसी और काम में मेरी मदद चाहिए, लेकिन मैं उसकी कॉल नहीं उठा रही, ना ही उठाऊंगी, क्योंकि मेरा एतबार किसी शख्स से एक दफ़ा उठ जाए तो दोबारा नहीं बनता। आइंदा मुझसे छुपा के तुम कुछ नहीं करोगे, वरना वो तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन होगा। कुछ फैसले आपका सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मैं ले सकता हूँ। उसकी तकरीर के जवाब में वो इत्मीनान से बोला, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ा हो। फैसले कर लो, मगर मुझे बता के लो, क्लियर? वो तलखी से कहकर आगे बढ़ने लगी जब उसने पीछे से पुकारा, आपकी बहन को किस पे शक है? कशमाला किचन की चौखट पर ठहर गई और मुड़ के नासमझी से देखा। हाँ, ये सब पत्थर के ज़माने की बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इन जादू वगैरह के कामों के लिए मशहूर होगा। हर ख़ानदान में एक शख्स ऐसा होता है एक शख्स, इस शहर की एक मारूफ एंट्रोपियर और डिज़ाइनर जो खुद को एक आर्टिस्ट कहती है। वो तन से बोली, कबीरा ताई। कैफ के लब बेख्तियार गुलाई से सिकुड़े। ओह, सारे ताने बाने इसी एक औरत से जाके मिलते थे। खिड़की पर तड़ातड़ बारिश के कतरे गिर रहे थे। शायद आसमान ज़ारों कतार रो रहा था, जाने इसके क्या गम थे। माही सख्ती से कप को दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। कप के दहाने पर लगा सुर्ख निशान अब मुद्दमल हो चुका था। क्या जादू वाकई होता है या हम वहम कर रही हैं? वो मुतज़ब्बिब थी। लोग यकीन नहीं करते जादू पे। सब करते हैं जादू पे माबीना। लोग सिर्फ ज़ाहिर नहीं करते ताकि इनको कमतर ना समझा जाए। मगर क्या जादू, उसने थूक निकला, वाकई होता है? आप 21वीं सदी में बैठ के मुझसे पूछ रहे हैं कि जादू वाकई होता है? वो हल्का सा मुस्कुराए और खिड़की के बाहर देखने लगे। वो नासमझी से उसका चेहरा तकने लगी। जादू हज़ारों बरस पहले होता था। हमें जादू का आखिरी सबूत 1400 साल पहले की अहादीस से मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। लेकिन उन्होंने नज़रों का रुख फेर के माही को गौर से देखा। क्या अब भी जादू होता है? वो सांस रोके जवाब की मुंतज़िर थी। 1400 साल पहले अगर किसी को खत भेजना होता तो इसमें महीनों लगते थे। आजकल सिर्फ कागज़ी खत एक दिन में दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर इंसान ने पोस्ट के निज़ाम में इतनी तरक्की कर ली है तो क्या जादू में नहीं की होगी? वो चौंक गई, दिल की धड़कन तेज़ होगी। जादू पत्थर के ज़माने की बात लगता है बज़ाहिर। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए, अब जादू की बात ना करो, लेकिन वो भी तो हमारे साथ 21वीं सदी में आए हैं। हम इनको पत्थर के ज़माने में तो नहीं छोड़ा है। वो कौन? शैतीन और जिन्नात। वो जिनके ज़रिए जादू किया जाता है, वो भी हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ देर कुछ बोल नहीं सकी, फिर सर झुका के कनपट्टी मसलने लगी। थकान से आंखें बंद कर लें। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जादू होता है या नहीं, जबकि आपको ये पूछना चाहिए मबीना के जादू का रेट क्या चल रहा है? उसने करण खा के सर उठाया, आंखें बेयकीनी से पहनी। रेट? जादू के रेट होते हैं? वो अफसोस से मुस्कुराए। आजकल कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? फिर उन्होंने उसका ठंडा मग उठा लिया और हाल की जानिब देखा। वहाँ अब सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान रह गए थे। डॉक्टर रायत ने एक नौजवान को इशारा किया।
तलाक करवाने का रेट, किसी का अनबर्न बेबी मारने का रेट, किसी को बांझ करने का रेट, किसी का रिश्ता ना होने देने का, खानदान में लड़ाइयाँ करवाना, लोगों को अपने ताबे करना, इन सब का अलग अलग रेट चल रहा है। जादू हर दूसरे घर में किया जा रहा है मबीना, जगह जगह जादूगरों ने अपनी दुकान लगा रखी है। नौजवान करीब आए तो डॉक्टर राहिद उसको मग ले जाने और ताज़ा कॉफ़ी लाने की हदायत करने लगे। माही ने खिड़की के बाहर देखा, बारिश मुसलसल हो रही थी। भीगी सड़क पर एक गोरी रंगत वाला कपल एक छतरी तले हंसता हुआ भागता जा रहा था। उसकी निगाहें बस स्टॉप के बेंच तक गईं। वहाँ बैठी लड़की अपने फ़ोन से अपनी सेल्फी खींच रही थी। इट्स फनी, वो तलखी से मुस्कुराई जैसे खुद पे हंसी हो। हम कनाडा में बैठ के जादू जिन्नात की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि जादू सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुस्कुरा के बात वहीं से जोड़ी। हालांकि जादू हर मुल्क में हो रहा है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप में। इतना जादू फैला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जादू सिर्फ एशियाई कम्युनिटी नहीं करवाती, गोरे भी जादू करते और करवाते हैं, बल्कि यूरोपियन पार्लिमानी मेंबर्स जादू करने और करवाने में मशहूर हैं। गोरों ने हर चीज़ में मुसलमानों से ज़्यादा तरक्की कर ली है। इनकी मशीनें, इनका लाइफस्टाइल, इनकी मसनूआत सब मुसलमान मुल्कों से बेहतर हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने जादू में तरक्की नहीं की होगी? वो बस हक तक इनको देख रही थी। जादूगर हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। गोरे, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग जादू को जादू के नाम पर कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मुसलमान जादू को दम और तावीज़ के नाम पर कर रहे हैं। 90% जादू दरअसल दम दरूद के नाम पर किया जाता है। औरत मौलवी के पास जाती है और कहती है मेरी बहू बहुत बोलती है, कुछ ऐसा करे कि वो मेरे सामने ज़ुबान ना निकाले। जानती हैं फिर क्या होता है? क्या? मौलवी अपने जिन से कहता है कि इसकी बहू को कुछ ऐसा करो कि वो बोला ना करे। जिन एक हादसा करवाता है और वो बहू गूंगी हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। और उसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सास को खुद नहीं मालूम होता कि बहू पर जादू उसने करवाया है। माही ने बेख्तियार गर्दन पर हाथ रखा। इन बातों से उसका दम घुट रहा था। यानी ये आमल बाबा वगैरह वाकई जादू में माहिर होते हैं? वो बड़बड़ाई। हमारे यहाँ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि अक्सर आमल फ्रॉड होते हैं और पैसे लेकर ढकोसला कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जादू या जादू की काट करने वाले लोगों की अक्सरियत फ्रॉड नहीं होती। वो वाकई इस इल्म को जानते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा। क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? वो बेख्तियार बोली। ये बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। उसे कुछ देर खामोशी से इन बातों को जज्ब करना था। कैफ से इस गुफ्तगू के बाद वो कमरे में आई और माँ के साथ लेट गई। उसको आजकल बहुत नींद आ रही थी। गालिबन रोज़े का असर था। जाने वो कितनी देर सोती रही। सूरज सवा नेज़े पर चमकने लगा जब गेट पर रोने धोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह हड़बड़ा के उठी और खिड़की तक आई, मगर पोर्च का मंजर देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। कल मोईद ने न्यूरोलॉजिस्ट कज़न जवाद को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो माँ की बीमारी के बारे में किसी को ना बताए, मगर भला हो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप का चारसदा मर्दान और पेशावर तक माँ की बीमारी की खबर फैल चुकी थी। इनके ज़्यादातर रिश्तेदार केपी के और इस्लामाबाद में रहते थे। लाहौर में बहुत थोड़े रिश्तेदार थे जो इनकी दादी की साइड के थे। दादा पठान थे, दादी पंजाबी थी। कबीरा ताई भी दादी की तरफ से उनकी रिश्तेदार थी। उस सुबह उसने ज़िंदगी का एक और रुख देखा। माँ बीमार हो जाए तो लोग क्या करते हैं? लोग गाड़ियाँ भर भर के आने लगे। ये कैफ के गायब होने का वक्त था, इसलिए वो ड्यूटी पर मौजूद ना था। पोर्च में आते ही खवातीन रो रो के कशमाला को मिलने लगी। हाय तुम्हारी अम्मी इतनी जवान थी, उनकी उम्र क्या थी? अगर माही होती तो 2-4 मुंह तोड़ के जवाब अब तक दे चुकी होती कि मेरी माँ अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, अभी मातम ना शुरू करें। लेकिन वो कशमाला थी। उसने गहरी सांस लेकर सब कुछ अंदर जब्त किया और बारी बारी सबसे मिली। इनको ड्राइंग रूम में बैठाया और किचन में आई। आते साथ ही बड़ी बूढ़ियों ने पानी मांग के ये वाजिया कर दिया कि इनका रोज़ा नहीं है, शुगर लो हो जाती है, वो लेनी होती है वगैरह वगैरह। बाजी इनके लिए क्या बनाऊँ? बख्ती ने परेशानी से पूछा। कशमाला ने हाथ से इशारा करके उसे खामोश कराया। काउंटर के साथ खड़े खड़े उसने आंखें बंद की। उसे इस मसले का हल ढूंढना था। वो जो समझ रही थी कि माँ को उनकी बीमारी से लाइल्म रखा जा सकता है, वो गलत थी। ऐसी औरत जिसके घर में कोई बड़ा मसला ना चाह रहा हो, वो खुश खरम नजर आती है, उसके बच्चे कामयाब और फलते फूलते दिखाई देते हैं, वो लोगों के लिए काबिल हसद होती है। जब ऐसी औरत बीमार पड़ जाए तो रिश्तेदारों को बहुत मज़ा आता है। ऐसे में बहुत कम थे जो हूरे जहाँ बेगम के लिए अफसरदा थे। अक्सर सिर्फ ये देखना चाहती थी कि माँ की हालत कैसी है, क्या इनका दिमाग फिर गया है, क्या इनके बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जिसको जानने का तजस्सुस सबका था, वो कितने अरसे की मेहमान हैं। वो पट्टियों पर हाथ रखे आंखें बंद किए सोचने लगी। उसे इन लोगों को माँ से दूर रखना था, मगर कैसे? वो कशमाला मुबीन थी। वो अकेले इस्लामाबाद का एक ईलियट रेस्टोरेंट चलाती थी। वहाँ भी बाज़ औक़ात ग्रुप्स के झगड़े हो जाते थे। बिगड़े हुए टीनेजर्स मसले खड़े करते थे। वो रेस्टोरेंट के अंदर बाहर पेंसिल
हील पर घूमती सारे मसले सुलझा लेती थी। वो कशमाला थी, वो क्राइसिस मैनेजर थी। कावा, सब्ज़ कावा। उसने आंखें खोली और बख्तबी को हदायत दी। सब्ज़ कावा और बिस्किट। अब जितने मेहमान आएंगे तुम उनके लिए यही लाओगी, और बिस्किट भी मीठे नहीं, गंदम वाले, क्योंकि इनको तो शुगर है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। बख्तबी ने इस हुक्म पर आंखें खोल के से देखा। हूरे जहाँ के घर मेहमानों के लिए लवाजमात का ढेर लगा दिया जाता था। और माला क्या कह रही थी? मगर क्यों बाजी? क्योंकि ये इयादत करने नहीं आई, ये मेरी माँ की बेबसी का मज़ा लेने है। इन रिश्तेदारों को मेरी माँ ने सारी उम्र खिलाया है। 4 सद्दा से आई सौगातें बोरियां भर भर के इनको भिजवाई हैं। इन सबको मालूम है कि माँ को अपनी बीमारी का इल्म नहीं है, लेकिन देखना ये फिर भी माँ से मिलने की ज़िद करेंगे। इनको माँ की तकलीफ़ की फ़िक्र नहीं है, इन्हें होरे जहाँ का जवाल देखना है। फिर वो अपने कमरे में आए, स्लीपर्स उतारे, अपने लिबास के साथ मैचिंग नीली हील्स निकाल के पहनी, स्ट्रिप्स बंद की और सोती माँ पर एक नज़र डाली। वो कितनी कमज़ोर लग रही थी। इनका खूबसूरत चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया था। वो झुकी और आहिस्ता से माँ की पेशानी चूमी। वो अपनी माँ का जवाल किसी को नहीं देखने देगी। किचन में जाके एहतियातन बख्तबी को दोबारा हदायत दी, मोहित को मत बताना कि मैंने ये सब कहा है, ओके? भाइयों को अमूमन मालूम नहीं होता कि रिश्तेदारों के साथ कैसे डील करना है। कोई फूफी चाची इनसे हंस के बात कर ले तो वो समझते हैं कि वो लोग बहुत मुखलिस हैं। इनके आगे सब बोल देते हैं। मोहित से सारी दुनिया की सर्जरीज करवा लो, लेकिन उसे इतना मालूम नहीं होता कि किसने इस पर अपनी बेटी के लिए नज़र रखी हुई है। माही जब किसी आंटी के साथ मोहित को हंस के बात करते देखती तो सर पकड़ लेती। ओह, ये कब अकल करेगा। वो ड्राइंग रूम में आई तो सब उसके मुंतज़र थे। एक आंटी और भी आ गई थी। वो कुर्सी पर टांग जमा के बैठी और शाइस्तगी से इनके तमाम सवालात के जवाब देने लगी। ईज़ा की शादी पर तो हुरिया आपा कह रही थी कि इनके घुटने का मसला है, ये ट्यूमर कहाँ से निकल आया। वो अपने रिश्तेदारों को जानती थी। वो साफ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनका मतलब ये था कि यकीनन हुरे जहाँ के बच्चों को अरसे से ट्यूमर का इल्म था, बस छुपा रहे थे। अब बात खुद ही निकल आई तो छुपा नहीं सके। वही बेटा डॉक्टर, ऐसा हो सकता है कि माँ को ट्यूमर हो और उसे इल्म ना हो? बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे? बाथरूम कैसे जाती हैं? अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या यूरिन बैग लगाएंगे? एक औरत को दूसरी औरत की बेबसी जानने का कितना तजस्सुस था। किसी औरत की बाल और उसका बाथरूम ना जा सकना, ये उसका वक़ार होता है, ये उसका इंतहाई पर्सनल मामला होता है। और यहाँ बैठी सब ख़वातीन पढ़ी लिखी थी। वो चारसद्दा और मर्दान से बरसों से शिफ्ट होकर इन शहरों में आ बसी थी, लेकिन उसे यकीन था कि चारसद्दा में रहने वाले उसके रिश्तेदारों के मैनर्स इनसे बेहतर होंगे। वो यूँ दिल नहीं दिखाते होंगे। वो मरीज़ के घर बिला इजाज़त बिना बताए नहीं आते होंगे। अगर आगे तो घंटों नहीं बैठते होंगे। मेरी नंद का भी ब्रेन में ग्लाउमा था, उसकी सर्जरी हुई थी, सर काट के ट्यूमर निकाला था, किसी खातून ने राय दी तो उसका सांस रुक गया। फ़ौरन से बोली, फिर? ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब होश आए तो उसे मालूम हुआ कि सस्पेंस देने के लिए तवक्कुफ़ किया। उसकी आंखें ज़ाया हो गई। कशमाला ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेयान पर लग गई होगी, तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। उफ, उसने बदी का जब्त किया। कोई इन रिश्तेदारों को कि ये क्यों नहीं सिखाता कि मरीज़ के पास कहीं बात पे फरिश्ता आमीन कहते हैं, इसलिए अच्छी बात मुँह से निकालनी चाहिए। अच्छा, अपनी माँ को तो लेकर आओ। एक आंटी ने कोई तीसरी दफ़ा कहा। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। कब भूरे जहाँ और कब उसकी हालत को अपने जहनों में रिकॉर्ड करना, फिर ये सारा अहवाल व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में नशर कर सके। उनका ख्याल था कि माँ से बीमारी छुपाना भी ड्रामा है, माँ तो नहीं मिल सकती। वो टांग पर टांग जमाए बैठी नरमी से कह रही थी, माँ की सर्जरी होनी है, डॉक्टर्स ने उनको सख्ती से किसी भी मिलने से मना किया है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। उसे अंदाज़ा था कि वहाँ बैठी किसी खातून का मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होगा कि वो इसके बहाने को फौरी जवाब दे सकें। अगले 2-3 दिन कई रिश्तेदार आए आए और गए। कशमाल इसी कुर्सी पे बैठी इनसे मिलेगी। नरमी और शाइस्तगी से वो माँ से मुलाकात से मना करती थी। काबे के प्यारे आते और जाते के सिवाय चंद एक मुखलिस लोगों के कोई मेहमान उससे खुश नहीं किया। सब के मुंह बने हुए थे। रोज़ा मेहमान माँ की बार बार की देखभाल व थकान से चूर हो गई थी। इफ्तार के बाद कुछ सुकून हुआ। अक्सर लोग मिलके जा चुके थे। उसने माँ को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जो मिल के जा रहे थे और जिनको वो बरमला बता चुकी थी कि माँ को उनकी बीमारी की खबर नहीं देनी, वो मिलने से मायूस होने के बाद अफसोस भरे ऑडियो मैसेजेस माँ को भेज रहे थे। आपकी ब्रेन ट्यूमर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कशमाला का दिमाग घूमने लगा। वो कितनी दफ़ा बता चुकी है कि माँ को नहीं बताना, इन्हें सर्जरी से पहले दिल का आर्जा ना पेश आ जाए, मगर नहीं, लोगों को हुरे जहाँ का उसका जवाल दिखाना था। उसने माँ का फ़ोन ऑफ करके दराज में डाल दिया। ना वो फ़ोन देखेंगी ना उनको मालूम होगा। डॉक्टर आई ने उठकर खिड़की खोली तो ठंडी हवा तेज़ी से अंदर आई। माही गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। नौजवान उसकी ताज़ा कॉफ़ी और साथ में पानी की बोतल ले आया। उसने तेज़ी से ढक्कन घुमाया। क्लिक की आवाज़ के साथ ढक्कन की सीट उठी। बोतल का मुंह होंठों से लगाया तो अंदर तक ठंड उतरती गई। हमें मालूम कैसे होगा कि हम पर जादू किया जा रहा है? अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। आप बताएं मबीना, आपको कैसे शक हुआ कि आप पे जादू किया जा रहा है?
खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी सिल्क स्कार्फ वाली लड़की ने सर झुकाए आंखें बंद कर ली। ख्वाबों से यह हर दूसरे घर की कहानी है मबीना। घर के किसी एक फर्द को अचानक से ख्वाब आने लगते हैं जिसमें इन्हें इशारा दिए जाते हैं, मगर लोगों के ऐसे ख्वाब पे दो तरह के रद्द-अमल होते हैं। एक वो जादू को रोकने का एहतमाम करते हैं और दूसरे वो जो इसे वहम समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। जादू को रोकने का एहतमाम मतलब, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप अपने ख्वाबों के बारे में बताएं। माई ने स्केच बुक उनके सामने रखी और फिर इसके सफ़े पलटाए। इस बच्चे की तस्वीर पर वो रुक गई। डॉक्टर राइद नज़र झुका के इस तस्वीर को देखने लगा। क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? उन्होंने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। शायद। दोबारा से वो इस तस्वीर को देखने लगी। ये मुझे माँ और माला को अलग अलग ख्वाब में नज़र आया है, और शायद आबाद को भी, मगर वो बताता नहीं है। आबाद आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा, लेकिन अपनों का फ़र्ज़ होता है एक दूसरे के लिए परेशान होना। बुरा ख्वाब नहीं बताना चाहिए, लेकिन इशारा दे देना चाहिए ताकि दूसरा कोई सेल्फ डिफेंस कर सके। हमें दूसरों के बारे में ख्वाब में इशारे इसीलिए आते हैं ताकि हम उनको खबरदार कर सकें। और हाँ, ये बच्चा तो। उन्होंने चेहरा उठा के उसे देखा। इसे कदीम दास्तानों में चैलेंजिंग कहा जाता है। बड़ा सर, छोटा जिस्म, लंबे कान और आंखों की जगह स्याह खला वाला ये बच्चा जिसकी शैतानी शक्ल है, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ नामों से आया है। मगर ये कौन है? अफ्तार के बाद वो माँ को लॉन्च में ले आई और ड्रामा लगा दिया। बख्त बीवी जुड़ के साथ बैठ गई। कशमाला ने कानों में हैंड फ्री लगा दी, सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। माही की कॉल आ रही थी। आज माही अपने किचन में नहीं खड़ी थी, ना उसने एप्रन पहन रखा था, ना वो हंसती मुस्कुराती मिली थी। आज जो चेहरा उसे दिखाई दिया वो ऐसी लड़की का था जिसकी माँ समुंदर पर बीमार थी और वो उसके पास नहीं जा सकती थी। माही की आंखें रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। माँ ठीक हो जाएंगी माही, वो दबी आवाज़ में अंग्रेज़ी में कह रही थी। माँ उससे फासले पर व्हील चेयर पर बैठी नकाहत से टीवी को देख रही थी। मोहित हमेशा पढ़ाई में बिज़ी रहता था और तुम अपने कानों में। मैं बचपन से माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम दोनों का इतना बड़ा सोशल सर्कल भी है, लेकिन माही का आबाद और माँ के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। माला, मोहित, आबाद और माँ, मैं इस चक्कर में रहती हूँ। मैं इन्हीं लोगों से सारा दिन बात करती हूँ। तुम लोग अपना फ़ोन साइलेंट करके सोते हो, मैं नहीं साइलेंट करती क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ इन्हीं लोगों के मैसेजेस आते हैं। यहाँ कनाडा में जब किसी की पाकिस्तान से कॉल आए तो नंबर देख के दिल होल जाता है। ओह माला, मैं माँ के पास क्यों नहीं हूँ? तुम आकर क्या करोगी? तुम नहीं समझ सकती, तुम इस वक्त माँ के साथ हो। तुम उस औलाद का गम नहीं समझ सकती जो बीमारी में अपने माँ बाप के साथ ना हो। कोई मेरा गम नहीं समझ सकता। उसने फ़ोन रख दिया और फिर से रोने लगी थी। माला, माही से कहो मुलाजमों को खाना दे दे। माँ को बैठे बैठे नींद आने लगी तो गनूदगी सी आवाज़ में बोली। वो पैर नीचे उतारते उठ खड़ी हुई। मैं कहती हूँ माही को, आए हम कमरे में चलती है। वो इनके पीछे आ खड़ी और व्हील चेयर धकेल के अंदर ले जाने लगी। माही कहती थी कि वो खुश नसीब है क्योंकि वो माँ के पास है, मगर उसके अपने पछतावे थे। वो इतने बरसों से माँ के पास नहीं थी। कभी कभी माँ से लड़ाई होती तो वो 3-3 दिन इन्हें कॉल नहीं करती थी। क्या व्हील चेयर खेलने से वो सब मिट जाता है? उसने माँ को बेड पर बैठाई और इन्हें पानी के साथ दवा की गोलियाँ देने लगे। क्या पानी पिला देने से माँ को कहीं सारी सख्त बातों पर पानी फिर जाता है? माँ सो गई तो वो ऊपर स्टूडियो में आ गई। मोहित के साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहा था। कहीं किसी लैब से रिपोर्ट उठाता, कहीं किसी से मिलता। वो जब भी मोहित का मैसेज देखती दिल में वही काउंटडाउन शुरू हो जाता। डॉक्टर वोहरा का काउंटडाउन। 6 माह। 1 मई को मर्ज़ की तशख़ीस हुई थी और 6 माह बाद यानी 1 नवंबर आना था। उसने तारीख देखी, आज 6 मई थी। 5 माह और 24 दिन रह गए थे। वो स्टूडियो में आई तो वहाँ अंधेरा था। उसने खिड़की खोल दी, बत्ती नहीं जलाई। वो खिड़की के साथ बैठ गई। नीचे लान में जद रोशनियाँ फैली थी। चार दीवारी के साथ टहलता कैफ एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ पढ़ रहा था, दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसे वो बार बार घूंट भरता था। स्क्रीन पर लिखे अल्फाज कैफ के सामने किसी फिल्म के मंजर की मानत जा रहे थे। कबीरा सारा दिन कबीरा सादान लाहौर के एक मारूफ बिजनेसमैन की बीवी है। सादान साहब एक लंबा अरसा इंग्लैंड और जर्मनी में गुजारने के बाद चंद बरस कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। कबीरा बेगम संघार में इसके सामने स्टूल पर बैठी थी। मखमली हाथ रोब में लबास और चेहरे पर नरमी से करीम आ रही थी। उंगलियों के नाखून लंबे और सुर्ख नेल पेंट से मुज़य्यन थे। बॉय कट पास लीके से सेट थे। पीछे एक मुलाजमा जूस का गिलास पकड़े खड़ी थी। कबीरा की बेटी उनके साथ रहती थी। उसका नाम अनाया है। मेकअप से ढके चेहरे के साथ कबीरा बेगम बाहर लॉन्च में आई और दीवार के आईने में अपना अक्स देखा। स्या ब्लॉक सील खाकी सूट, फिर गर्दन में पहनी सुनहरे रंग की मुख्तलिफ साइज़ की 3 जंजीरों को उंगलियों से दुरुस्त किया। मुस्कुरा के खुद को दाद दी। फिर पलटी तो सामने डाइनिंग रूम पर नज़र पड़ी। टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे और एक गोरी सी फरबा लड़की ऊंची पौनी बनाई अपने मोबाइल पर लगी थी। उसे देख के कबीरा बेगम के माथे पर बाल पड़ गए।
انایا نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی۔ وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمس بلاگ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے انایا شدید ڈپریس لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو انایا، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کر مگر تم سوچتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی۔ وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پر لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جیولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کر عورتوں سے ہینڈ میڈ جیولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ لاہور کے ایک بوتیک سٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے۔ ان کی گردنوں میں قیمتی پرتوں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنے سسٹر کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی۔ اس نے فریش گریجویٹس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پر بیچتی ہیں۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی۔ اس پر ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پر بنے اپنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پر بیٹھی تھی۔ ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی ہوئی پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگرز اور بیت کمر پر مارنا عام بات ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گئی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا، عزا کی شادی کا منظر۔ جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ منظر آنکھ کا شہتیر بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکس ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان۔ کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آیا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پر رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دو نشانوں پر آ کے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز شکوہ کناں آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کی، اسے دیکھا گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی۔ اگر اسے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریسٹورانٹ چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعلانات کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ اب وہ آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پر نظر جمائے گمسم سی بیٹھی تھی جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پر اس نے سر اٹھایا۔ دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا کہ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کر چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں مگ۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسیپی کے ساتھ، نہ کہ بخت بیکا قہوہ جو وہ مہمانوں کو پلا رہی۔
وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پر رکھا اور اپنا مگ لیے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آپ میں بہت ہمت ہے، میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی ڈیل نہ کر سکتا، گھونٹ پڑتے ہوئے اس نے شانے جھکا کر کہا۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں۔ میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کیف، اندر سے مجھے لگتا ہے کہ میں ہوا میں معلق ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا۔ یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کی، وہ بہت دیر سے اٹکا آنسو ٹوٹ کے بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا مانگتی اٹھتے بیٹھتے، میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کریں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلایا ہوا تھا۔ اس سنہری دھند کے پاس اسٹول پر بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پر یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں چپکائے، دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔ کیف نے مگ سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت و فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں، برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک میتھ ہے۔ نہیں، یہ میتھ نہیں ہے، ریسرچز ہیں اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہمارے برین کو حقیقت و فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیورٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے، مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پیٹر پین کہتا ہے کہ اچھے خیالات سوچو، کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائے تو پہلے آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بش شیف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر باندھ دیے، جاگرس کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالا نے بھیگی آنکھیں باندھ کی، اس نے ایک تصور بنانا چاہا، وہ پھر سے مسکرائے گی، ان کی وہ روبدار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ بھولنے لگی ہے اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ پہلے جیسی ہو جائیں۔ پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے چلغوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ کیا؟ چلغوزہ 6000 روپے کلو مل رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کاٹ لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، گال کا گڑھا گہرا ہو گیا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ کرے، جو سوچیں گی وہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پر یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں ٹھہر گئی، اس کی کشمالا کی طرف پوچھتی، میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا، اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چلنا میری کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لان کی طرف موڑی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اور گارڈ چیئر پر جا کے بیٹھ گیا۔ پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پر اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پر رکھ دیا، اندر سے ایک الارم جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فیصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی اور ان کی طرف کروٹ لے کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ مائی معید اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان ایک بڑے پیالے میں چلغوزے رکھے تھے۔ یہ سستے زمانے کی بات تھی۔ معید وہ چلغوزے نکال کر کھا رہے تھے اور ماں جو سویٹر کے اوپر شال اوڑھے بیٹھی تھی بار بار معید کو ٹوک رہی تھی، چھلکے الگ شاپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے تھے۔ ماں، میرے بال کیوں اتنے گرے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھرتی اور ہانسی ہو کر کہہ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں ڈائی نہ کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں، کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ پرے بیوقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ اوہ، مطلب جتنے بال گرے میں گنجی نہیں ہوں گی، پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے معید کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی، اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے، جس نے مصیبت بھیجی ہے وہی صرف اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے زیر لب دعا مانگنے لگی، اے شفا دینے والی، شفا دے دے۔ اسے نیند کا باعث علم بھی نہ ہوا۔ رات کی کسی پیر معید نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونکے کشمالا کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولی، معید نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ معید۔ باہر آتے ہی معید سارے دن کی ردا سنانے لگا۔ دو سر جن کو وہ رپورٹس دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر وہرا نے کہا، جب تک برین کھلے گا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گلائما ہے یا مننجیوما۔ اسکین پر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، معید سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟
अमेरिकन सर्जन है, कई साल अमेरिका में न्यूरो सर्जरी की है। तुमने मायो क्लिनिक का नाम पढ़ा होगा, उससे भी मुझसे रहे हैं। बहुत बहादुर सर्जन है, 2 साल कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने ऑपरेट किए। इनको दिखाते हैं स्कैन, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक सर्जन अमेरिका छोड़कर अपने मुल्क के लोगों के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। वो यहाँ लोगों के नाकाबिल इलाज ट्यूमर्स भी निकालता है। कितना आला आदमी होगा वो। उसने नाम सुन के जहन में उनका खाका भी बना लिया। एक उधेड़ उम्र सर्जन, आजिज़, नर्म को, जिनका दिल इंसानियत की हमदर्दी से भरा हुआ था। अगली दोपहर जब माला और मईद अपनी बारी आने पर एक लंबे इंतज़ार के बाद डॉक्टर वासिफ़ की क्लिनिक में दाखिल हुए तो वो बहुत पुरुद थी। डॉक्टर वासिफ़ यकीनन उनको तसल्ली देंगे। गुलामा है तो क्या हुआ, वो इसको भी निकालेंगे। डॉक्टर वासिफ़ दराज कद के स्मार्ट आदमी थे। बाल कलमों से सफ़ेद और उम्र 50 के लगभग थी। आधे आस्तीन की पोलो शर्ट पहने हुए थे, कोट पीछे लटका था। इनको आते देखकर शनासाई से बोले, आगे हो मईद। मुझसे यकीनन पहले कहीं मिल चुके थे। उनकी आवाज़ रोबदार और ऊँची थी, ऐसी आवाज़ जो कोसों दूर से पहचान ले जाए। जी, ये मेरी सिस्टर है कशमाला। आप भी डॉक्टर हैं? साथ ही रिपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, लेकिन बन जाऊँगी। मोहित के हाथ में स्कैन थे। MRI की रिपोर्ट कशमाला के हाथ में थी। उन्होंने रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर वासिफ ने रिपोर्ट के लिफाफे को एक नज़र देखा और फिर उसे डस्टबिन की तरफ उछाल दिया। मैंने आज तक किसी रेडियोलॉजिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। MRI स्कैन दिखाओ। अंदाज संजीदा और कतई था। मोहित जल्दी जल्दी स्कैन दिखाने लगा। वो अलबत्ता चेहरे पर नागवारी लिए पीछे होकर बैठ गई। हाउ रूड। क्लिनिक में दीवार पर एक सफ़ेद रोशन चौखटा लिखा था। डॉक्टर वासिफ कुछ देर काले एक्सरे जैसे स्कैन को वहाँ लगाकर देखते रहे। वीडियोस भी देखी। इन सब में माँ के ब्रेन को हर एंगल से दिखाया गया था। बस 2 रिंग थे, स्याह और सफ़ेद। ये वो रिंग थे जिन्हें सिर्फ सर्जन पढ़ सकते थे। मोहित बहुत कुछ इन्हें पहले ही ईमेल कर चुका था। वो सब एक दूसरे दफ़ा देख रहे थे। डॉक्टर वोहरा का कहना है कि ग्लामा है। मोहित ने खंकार के बाद का आगाज़ किया। डॉक्टर वोहरा बुरे हो गए। डॉक्टर वासिफ वापस कुर्सी पर आके बैठे और आराम से अंदाज में इतला दी, ये ग्लामा नहीं है, ये मेनिंजियोमा है। इन दोनों का सांस रुक गया। सारी दुनिया ठहर गई। मेनिंजियोमा वो ट्यूमर था जो काबिल इलाज था। आर यू श्योर? वो बेयकीनी सी बोली। ऑफ कोर्स। वो दीवार पर लगे स्कैन को देखते हुए कह रहे थे, व्हेन इट टुक लाइक अ डक, स्विम लाइक अ डक एंड क्विक लाइक अ डक, इट इज़ अ डक। और अगर आप गलत हुए, ये डक ना हुई तो? मोहित ने मेज़ के नीचे से जूता उसके पैर पर मारा। डॉक्टर वासिफ ने संजीदगी से उसको देखा। अखरोट खाती हो? मेरा रोज़ा है। खला नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठे, पीछे कंसोल टेबल तक गए। वहाँ चाय कॉफ़ी के लवाजमात के साथ जार में ड्राई फ्रूट्स रखे थे। उन्होंने एक साबुत अखरोट निकाला और वापस कुर्सी तक आए। ये तुम्हारा सर है। अखरोट अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़ कर उसे दिखाया। अखरोट का छिलका तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारे सर की हड्डी। फिर उन्होंने 2 उंगलियों के दरमियान अखरोट दबाया तो छिलका टूट गया। वो कागज़ी अखरोट था। सफाई से आता छिलका अलग किया कि गिरी बरकरार रही। बिल्कुल इंसानी दिमाग की शक्ल की गिरी अखरोट में पूरी अलग नज़र आ रही थी। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी और छिलके के दरमियान पानी होता है जिसमें ये गिरी तैर रही होती है। अब ये छिलका उठाओ। उसने मेज़ पर रखा आधा खाली खोल उठाया। इसके अंदर देखो। उसने गौर से देखा, वो खाली था। इस खोल के अंदरूनी तय मेनिंजी कहलाती है। मेनिंजी और तुम्हारे ब्रेन के दरमियान में सिर्फ पानी है जिसमें ब्रेन तैर रहा है। समझ आया? उसने इस बात में सरा ला दी। अब वो कम मगरूर लग रहे थे। अगर इस खोल को कीड़ा लग जाए यानी ट्यूमर, तो वह मेनिंजोमा कहलाता है, यानी मेनिंजिमी का ट्यूमर। ये बड़े होने में कई साल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता गिरी यानी ब्रेन पर प्रेशर डालता है और इसे इसकी जगह से सरकाने लगता है। इस वजह से इंसान के दूसरे काम मुतासर होते हैं, जैसे याददाश्त वगैरह। यानी मेनिंजियोमा असल में सर की हड्डी का ट्यूमर है, ब्रेन का नहीं। यही समझ लो रहा ग्लामा तो। उन्होंने दूसरी तरफ का छिलका भी उतारा तो अखरोट की गोल मुकम्मल गिरी हाथ में आ गई। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी के अंदर बनने वाला ट्यूमर ग्लामा कहलाता है। क्योंकि वो ब्रेन सेल से बनता है, वो किसी बैरूनी हड्डी या लेयर का ट्यूमर नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर का ट्यूमर है। इसलिए ग्लामा का कोई इलाज नहीं होता। ना इसकी सर्जरी का फ़ायदा होता है। ग्लामा को निकालेंगे तो साथ ब्रेन का कोई हिस्सा भी कट जाएगा। इससे मरीज़ मफलूज हो सकता है और ग्लामा मुकम्मल नहीं निकल सकता। वो बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन माँ को मेनिंजियोमा है। उसने फिर से तस्दीक चाही। असल बात तो ब्रेन खोल के मालूम होगी, लेकिन मैं मेनिंजियोमा को पहचानता ही ग्लामा नहीं है। हम इसको सर्जरी करके निकालेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमें अंदर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको बढ़ने में 20-25 साल लगेंगे। अभी पिछले बार मैंने एक 7 साल के बच्चे की यही सर्जरी की है। वो मोहित को बताने लगे। इसकी ड्योरा का कुछ हिस्सा रिमूव किया है कि वो ट्यूमर बन चुका था। आज वो डिस्चार्ज होकर माशाल्लाह घर चला जाएगा। फिर हम कब करवाएं सर्जरी? मोहित पर उम्मीद हो गया, अलबत्ता उसका दिल ऊपर नीचे हो रहा था।
कल ले आओ, वो इसी आम अंदाज में बोले। कल? बिल्कुल नहीं, कल मुझे एक शादी पर जाना है, परसों संडे को ले आओ। संडे ज़रा रिलैक्स डे होता है, सुबह 9 से 1 बजे तक मेरी 2 सर्जरीज है, इनसे फारिग होकर मैं तुम्हारी अम्मी की सर्जरी कर लूँगा। वो बोलते जा रहे थे, कशमाला को टोकना पड़ा। क्या हम किसी ऐसे दिन सर्जरी नहीं करवा सकते जब आप सिर्फ माँ की सर्जरी करें? सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेयान पर लग गई होगी, तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। डॉक्टर वासिफ ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली और वापस मोइज से बात करने लगा। वो मज़ीद कुछ कहती, लेकिन मोइज ने उसके पैर को अपने जूते से दबाया। संडे को इन्हें ले आओ, सुबह 6 बजे NPO करवा लेना। पिछली रात ज़ियाबतीस की दुआ नहीं देनी, न इंसुलिन लगानी है, वो हदायत दे रहे थे और माला शदीद गैर आरामदा थी। क्या था ये आदमी? मतलब मेरी माँ की सर्जरी है, कोई मजाक नहीं, ऑपरेशन टेबल है या कसाई की दुकान के एक के बाद एक जानवर आता जाएगा और मैं खटखट उसकी सर्जरी करता जाऊँगा। उसने बाहर निकलते ही मोहित को कोहनी पकड़ के रोका। मोहित, हम इतनी जल्दी क्यों सर्जरी करवा रहे हैं? अभी मैंने फैसला नहीं किया, रात तक फैसला करेंगे और जल्दी करनी है माला। माँ के ब्रेन पर जितना प्रेशर पड़ेगा इतना वो अपने अज़ा खोती जाएंगी और कोई गारंटी नहीं कि खोए हुए अज़ा वापस ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएं। मगर डॉक्टर 2 सर्जरी से था कि माँ की सर्जरी कैसे करेंगे? यार वो न्यूरो सर्जन है, इससे कहीं ज़्यादा सर्जरी एक दिन में कर सकते हैं। वो दोनों क्लिनिक के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े बहस कर रहे थे। ऊपर से रूट कितने हैं। अब तुम नॉन डॉक्टर्स को ये बात बुरी लगी अच्छी, मगर याद रखो सर्जन जितना काबिल होगा उसमें इतना एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड सर्जन की निशानी होता है। सर्जन मोहित गर्दन अकड़ा के बोला था, मगर उसकी सुई वहीं अटकी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि माँ को मेनिंजोमा है। क्या पता माँ को गुलामा हो और वो ऑपरेशन के पैसों के लिए इसे मेनिंजोमा बता रहे हो। मेरी बहन ऑपरेशन की फ़ीस 8 लाख रुपये है, इसमें से 5.5 लाख अस्पताल को जाएंगे, सर्जन को सिर्फ 2-2.5 लाख जाएंगे। हाँ तो 2-2.5 लाख बड़ी रकम है। ये सामने ऑडी देख रही हो? उसने एक समत में इशारा किया तो माला मुड़ के देखने लगी। वहाँ एक चमकती हुई कार खड़ी है। ये 1.5 करोड़ की ऑडी डॉक्टर वासिफ की है। जिस आदमी के पास ये कार हो उसे हमारे 2.5 लाख नहीं चाहिए होंगे। अगर वासिफ नसीर कह रहा है कि मेनिंजोमियोमा है तो ये मेनिंजोमियोमा है। फिर हाल को खोल बंद करके इशारा किया। क्वैक क्वैक। वो आगे बढ़ गया। माही इस रात सोई नहीं थी। वो नमाज के बाद बेड पर बैठी थी, सर पर दुपट्टा लपेटे, वो हाथ में मसनून दवाओं की किताब उठाए दवाएं पढ़ी जा रही थी। आज माला और मोइन ने किसी अमेरिकन सर्जन के पास जाना था। माही इनके जाने से पहले ही डॉक्टर वासिफ को गूगल करके इनकी इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स और दूसरी मालूमात पढ़ चुकी थी। वो मायो क्लिनिक से मुंसलिक रहे थे, वो आम सर्जन नहीं थे, उससे उनकी तशखीस का इंतज़ार था। ऐसे में जैसे ही माला के मैसेज ट्यून बजी उसने बेकरारी से मोबाइल उठाया। माँ को मेनिंजोमा है, ग्लामा नहीं है। माही ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा, आंसू टप टप गिरने लगे। वो कहती थी ना, माँ का इलाज हो जाएगा, माँ का ट्यूमर मोजी नहीं होगा, उसकी दवाएं कबूल हुई थी, ये एक निशानी थी। अब उसे मज़ीद दुआ मांगनी थी। खिड़की पर गिरने वाली बूंदों की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी, अलबत्ता बारिश अभी थमी नहीं थी। स्केच बुक उनके दरमियान खुली रखी थी और इस पर मौजूद बच्चे की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। ऐसी शैतानी मुस्कुराहट तुमने शायद ही कहीं देखी हो। यूरोपियन कल्चर में इस बच्चे के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। डॉक्टर राइट बात को जारी रखते हुए कह रहे थे और वो गौर से सुन रही थी। लेकिन इनका लबे लबाब ये था कि परियां एक नए पैदा होने वाले बच्चे को अगवा करके इसकी जगह पंघूड़े में इस शैतानी बच्चे यानी चैलेंजिंग को डाल जाती हैं, तब्दील किया हुआ बच्चा। मगर हम मुसलमान और हम परियों पर यकीन नहीं रखते, इसलिए मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये बच्चा शैतान या जिन को ज़ाहिर करता है और इसका ख्वाब में आने शैतानी अमलियात की तरफ इशारा कर सकता है। मुझे मालूम है बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं इस ख्वाब को गलती से पहले ही बयान कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बता देती हूँ। माही ने खिड़की के शीशे को देखा जो पानी के कतरों से भरा था। पल भर के लिए इन कतरों में उसके ख्वाबों का अक्स बनने लगा। मुझे ख्वाब में नज़र आया कि यह बच्चा, जिसकी उम्र 3-4 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगती, हमारे घर के गिर चक्कर काट रहा है और साथ में ही हंसता जा रहा है। इसकी हंसी, इसकी खोखली आंखों की चमक, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। माही की आवाज़ में एकदम बहुत से जज्बात इकट्ठे हो गए थे, खौफ, बेबसी, नफरत। मैं आगे बढ़ के इसको गर्दन से पकड़ लेती हूँ, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इसका गला दबाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता, वो हंसता जाता है। मेरी बहन माला ने देखा कि ये बच्चा उसके और माँ के दरमियान में आकर लेट जाता है। वो इसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मरता, हंसता जाता है। माँ ने देखा कि ये बच्चा उनके तकिए के नीचे से कुछ चुरा के भाग जाता है। उसने आंखें बंद की। जहन के शीशे पर भी कतरे फैले थे, जिनमें से ख्वाब खड़े उस पर हंस रहे थे। 2 माह कबल मुझे ख्वाब में ये बच्चा अपने 4 सदा वाले बाई घर के सहन में नजर आया। मैं इसको फिर से मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता। उसने आंखें खोली। ये ख्वाब हम सबको अलग अलग आए, एक दूसरे का सुनकर नहीं। माला ने मुझे अपना ख्वाब सुनाया तो मैंने उसे अपना ख्वाब बताए, लेकिन फिर भी आपकी बहन जादू को नहीं मानती। नहीं, वो कहती है कि ख्वाब से पहले उसने
कई बार फ़िल्म देखी थी, यकीनन उसका असर है। वो इस मौजू पे बात ही नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरी बहन पर जादू कर रहा है, क्योंकि उसी के साथ सारे वाक़यात होते हैं। खून आना, किसी का पीछा करना। वो बेबसी से कह रही थी, ख्वाब से ज़्यादा ख्वाब की वाइब अहम होती है। जब आप ख्वाब में इस बच्चे को देखती हैं तो आप क्या महसूस करती हैं? माही ने आंखें बांध की। हर तरफ अंधेरा छा गया। सारे कतरे अंदर ही अंदर बह कर फना हो गए। मैं खौफ से सोचती हूँ कि ये बच्चा मेरे ख़ानदान को तबाह कर देगा। उसने भीगी पलकें खोली। ख़ानदान तबाह करने वाला जादू। उन्होंने समझ के इस बात में सर हिलाया। एक मशहूर जादू है, मगर ज़रूरी नहीं कि आपकी बहन पे जादू हो। जादू की अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं। हम इनसे इस मर्ज़ को तशख़ीस कर सकते हैं। जादू मर्ज़ है क्या? और नहीं तो क्या, ये मर्ज़ ही है। बस इसका इलाज खुद करना होता है। हम इलाज पे बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? वो चौंकी। नहीं, इसके बच्चे नहीं हैं। मतलब वो गैर शादीशुदा हैं? ओह! वो खामोश हो गए। माही के अंदर अलार्म सा जलने बुझने लगा। क्यों, आपने ये क्यों पूछा? आपने ख़ानदान को तबाह करने वाले जादू का जिक्र किया तो मुझे लगा कि आपकी बहन की अपनी फैमिली है। वो आम से अंदाज में कह रहे थे, जैसे डॉक्टर्स बुखार की दवा तजवीज़ करते हैं। क्योंकि फैमिली मैजिक अमूमन घर की बेटी से नहीं शुरू होता। माँ की सांस जहाँ था वहाँ रुक गया। लम्हे भर को सारी दुनिया थम गई। वो घर की माँ से शुरू होता है। माही बिना पलके झपकाए इन्हें देख रही थी। अगर बच्चे मोती हैं तो माँ वो माला है जो अपने ख़ानदान को जोड़ के रखती है, और इस माला को टूटने पर सारे मोती बिखर जाते हैं। जादूगर ने जब किसी ख़ानदान को तबाह करना हो तो पहले उसकी माँ पर हमला करता है। कैसे? उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। ऐसे सहरुल मर्ज़ कहते हैं, बीमारी का जादू। ख़ानदान की माँ अचानक बीमार पड़ जाती है। उसको कोई ऐसा मौजी मर्क लाक हो जाता है जो ला से भी रफ़ा नहीं होता। माँ देखते ही देखते ख़त्म हो जाती है। ये जादू मुंतकिल होने वाला जादू, ट्रांसफरेबल मैजिक, ये माँ के बाद उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाता है। अमूमन उस औलाद में जो जिस्मानी तौर पर माँ के सबसे करीब होती है। फिर वो उसका चेहरा देख कर मुस्कुराए। अभी से डर गई मबीना। मेरी माँ, उसका सांस नहीं आया था। मेरी माँ बीमार है। क्या ये जादू से है? शायद हाँ, शायद नहीं। आज ये वसूख से कभी भी नहीं जान पाएंगी। इसीलिए उलमा जादू के बारे में हर वक्त बात नहीं करते। जिसकी भी माँ बीमार हो वो समझेगा कि उस पर जादू किया जा रहा है। ऐसे में इंसान खौफ और रहम का शिकार हो जाता है। उसका चेहरा देख कर तसल्ली दी। ज़रूरी नहीं कि आपकी माँ पर जादू, हर बीमारी जादू से नहीं होती। मगर मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरी माँ की बीमारी जादू से है या नहीं? इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको अपनी माँ के मर्ज़ की तशख़ीस करनी होगी। जादू की अलामात होती हैं। अगर वो अलामात आपकी माँ में नहीं हैं तो उनकी बीमारी महज एक बीमारी है। अगर हैं तो आपको इनका इलाज करवाना होगा, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी इलाज भी। माही को अपनी टांगें कमज़ोर पड़ती महसूस हो रही थी। क्या वो मज़ीद ये सब सुन सकती है या वो यहाँ से भाग जाना चाहती है?